मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसपी सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के लिए फिजिक्स शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि सर 11th की क्लास भी डालिए, 11th क्यों डालिए। तो आज हम 11th की क्लास की चर्चा करने वाले हैं और 11th क्लास में कुछ बेसिक नॉलेज अपन लेते हैं एक बार कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। उससे पहले भी कि अपने फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो मैथमेटिकल हैं, वो काम में आने वाले हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और देखिए स्टूडेंट, 11th क्लास में आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट चुना है और साइंस सब्जेक्ट में आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट के अलावा 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। ठीक है, यानी सब में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, फिजिक्स भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है फिजिक्स का भी। और जिन स्टूडेंट्स ने सीनियर पास किए तो लगभग ये भी कहते रहते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि फिजिक्स की प्रत्येक बातें क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिजिक्स टफ नहीं, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आज इस आसान से सब्जेक्ट को कुछ अपन बना देंगे, इसको आसान। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, 11th क्लास की अपन चर्चा करें तो 11th क्लास में सबसे पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। महत्वपूर्ण गणितीय संक्रियाएं देखिए 2 प्रकार से, बाकी फॉर्मूले हैं, क्यूब वगैरह हैं, वो तो आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़े हैं। लेकिन 11th क्लास में आपको एक नया टॉपिक मिलने वाला है जो अपने पास है, कौन सा? अवकलन, समाकलन। ठीक है, बाकी ये दोनों टॉपिक हैं किसके? मैथमेटिक्स के। मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो इनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे अपने मैथमेटिक्स में। बाकी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके ये टॉपिक सम्मिलित नहीं है। तो अपने फिजिक्स में, अपने फिजिक्स में अवकलन समाकलन के कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने टोटल फिजिक्स में, यही नहीं है कि 11th की फिजिक्स में काम में आने वाले हैं, जहां तक अपन पढ़ते जाएंगे अवकलन समाकलन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है अपने फिजिक्स का। ठीक है, तो आज अपन चर्चा करते हैं, देखो इन्हीं कुछ फॉर्मूले की। और फॉर्मूलों में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अवकलन की, कि अवकलन क्या होता है। ठीक है, अवकलन डेरिवेटिव इसे कहते हैं। डेरिवेटिव से मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी अपने पास है, उसका अवकलन क्या होगा, इस फॉर्म में उसको लिखा जाता है। अवकलन करने के लिए इस फॉर्म में उसे लिखा जाता है। जरूरी नहीं है कि अपन ये एक्स ही लगाए, यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी हो जिसके सापेक्ष अपॉन में जो वैल्यू लिखनी है। बाकी तो देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम ही है। ठीक है, अपॉन में जो भी लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष अपन क्या करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स लिख दिया, इसका मतलब अक्ष के सापेक्ष अवकलन है। डी बाई डी वाई लिख दिया, इसका मतलब वाई के सापेक्ष अवकलन है। यदि आपको ऐसा कहते डी बाई डी टी, इसका मतलब क्या है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। अब ये सापेक्ष का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी समीकरण अपने पास है, अक्ष स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, जैसे मान लो इतना ही है। अब आपको ये एक इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, अक्ष के सापेक्ष। तो देखो अक्ष की एक क्वांटिटी है, इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा। ठीक है, यदि मान लो आपको ये दे दिया कि 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और आपको ये कहे कि इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, तो देखो अक्ष के सापेक्ष का मतलब क्या हुआ कि जो फलन आपको दिया है, इसे जो समीकरण आपके पास मिला, इसे अपन क्या कहेंगे, फलन कहेंगे या फंक्शन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे अपन, फंक्शन कहेंगे। ये क्वांटिटी जो लिखी है इसका मतलब देखो अक्ष के सापेक्ष आपसे पूछा है, तो केवल अक्ष वाली वैल्यू है उसका ही अवकलन होगा। बाकी वाई वाला पद है वो इसके लिए क्या रहेगा, नियतांक रहेगा। नियतांक मतलब
कांस्टेंट एक नियत राशि रहेगी जिसका इसके सापेक्ष अवकलन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये निकला अपना कि फलन में जो भी फंक्शन आपको जिसके सापेक्ष करना तो उसमें जो वैल्यू है सेम उसी का क्या होगा अवकलन होगा, बाकी क्वांटिटी का नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो साधारण सी बातें अपन एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से अपने बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए कुछ फॉर्मूले अपन इसके लिए लिखते हैं और उनके एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल के द्वारा उनको समझने का प्रयास करते हैं। बाकी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो डिटेल से उसे पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अपने इतना ज्यादा डिटेल में मैटर अपने को चाहिए भी नहीं, अपने केवल साधारण से 10-15 फॉर्मूले बनते हैं इसके लिए, वो 10-15 फॉर्मूले अपन अध्ययन करते हैं। और दूसरी बात है अवकलन जो अपन पढ़ेंगे, समाकलन जस्ट इसका क्या होता है उल्टा होता है। समाकलन क्या होता है, जो फॉर्मूला अवकलन का बनेगा उससे उल्टा किसका हो जाएगा समाकलन का हो जाएगा, यानी एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, जैसे मान लो डेरिवेटिव अपने पास कोई भी है, जैसे अपन मान के चले किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अपन क्या करते हैं अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात जैसे मान ले अपने पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे दे आपको, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू देते और आपसे ये पूछ ले कि इस कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन कितना होगा, तो ध्यान रखना कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन कितना होता है 0 होता है। एक फॉर्मूला तो आपको ये बन गया। अब कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है नियत मान, जिस मान में परिवर्तन संभव नहीं होता वो कौन सी वैल्यू कहलाती है कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो निश्चित मान है वही क्या है कांस्टेंट है। जैसे मान लो 2 निश्चित मान है, 5 निश्चित है। यदि मान लो अक्ष दे दिया, अक्ष का मान निश्चित नहीं है, कोई भी मान हो सकता है, 0 भी हो जाए, 1 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, कितना भी मान हो सकता है। तो कांस्टेंट जिसका मान निश्चित होता है वो वैल्यू कौन सी कहलाती है कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि इसका अवकलन करोगे, जैसे मान लो 2 ही दे दिया आपको और dy/dx है, तो 2 यदि अवकलन में लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी यदि अपन बात करें कि कोई फंक्शन आपको, देखो फंक्शन को लिखने का तरीका कौन सा होता है f(x) इस फॉर्म में दर्शाते हैं, यानी अक्ष का कोई फंक्शन है। ठीक है, अक्ष का फलन है। ठीक है, फलन कोई भी आपको दे दे, चाहे कोई समीकरण दे दे, कोई भी फलन दे दिया, यानी ये f(x) है, फलन इसका अक्ष का फलन है। ठीक है, तो जैसे दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया कि dy/dx और कोई भी आपके पास फलन है f(x), फलन कोई भी हो सकता है, x² आ गया, जैसे मान लो x आ गया, कोई भी मान हो सकता है इसका। और यदि इसके साथ में कोई कांस्टेंट राशि लगी है, ठीक है, ये क्या कहलाता है इसका गुणज कहलाता है। यानी किसी राशि के जैसे मान लो 5x, ठीक है, एग्जांपल से और बात समझ में आ जाएगी। 5x है तो 5 इसका क्या कहलाता है गुणज कहलाता है, गुणज यानी कोफिशिएंट। ठीक है, 5 क्या कहलाता है इसका गुणज कहलाता है। अब देखिए इसके लिए वैल्यू कितनी होगी कि यदि कोई गुणज दे रखा है आपको, तो गुणज हमेशा यानी कांस्टेंट राशि है तो कांस्टेंट राशि अवकलन में बाहर आ जाती है। जैसे a है तो a तो बाहर आ जाएगा, बाकी अवकलन किसका होगा जो भी फलन है उसका अवकलन हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, कोई भी गुणज है तो गुणज तो क्या जाएगा बाहर और बाकी वैल्यू का क्या होगा अवकलन होगा। ठीक है, तीसरी बात, यदि अपने पास कोई वैल्यू दे रखी हो, वो किसमें हो x की पावर n में हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू, चलो पहले 2 नंबर का एक एग्जांपल करते हैं अपन। जैसे कोई भी मान लिया आपको ये दे दे dy/dx
सेकंड फॉर्मूले का एग्जांपल थोड़ा सा समझ लेते हैं। कितना है, मान लो 5x ही दे दिया, ठीक है। तो इसका देखो अवकलन करते समय क्या होगा, जैसे 5x स्क्वायर मान लेते हैं, एक बार अक्स से कंफ्यूज होगी, 5x स्क्वायर है जैसे, ठीक है। तो अवकलन करोगे तो इसका गुणज एक नियत मान है, तो नियत मान इसको लिखोगे कैसे, 5 और बचेगा कितना, dx स्क्वायर बाई dx। अब ये मत कर देना कि d से d कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया, x बच गया, ऐसा नहीं होगा अवकलन में कभी भी। ये तो डेरिवेटिव को दर्शाना है, d से तो डेरिवेटिव को दर्शा रखा है हम लोगों ने, ठीक है। अवकलन तो अपन ये अक्स स्क्वायर का ही करेंगे, अक्स स्क्वायर का जो भी और फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो इतनी बात है अपने दूसरे फॉर्मूले की, तो कि जो कांस्टेंट है वो कहां जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरी बात अपने पास, अक्स की पावर n, यदि अक्स की पावर n है तो उसका अवकलन कितना होता है, पहले तो पावर को लिखो, ठीक है, पावर के साथ में अक्स की पावर है, उस पावर में से एक कम कर दो, ये होगा इसका अवकलन। यानी जितनी भी पावर है वो पावर आ गई और इनटू में उस पावर में से एक कम कर दो। जैसे देखो ये लिखा हुआ है अभी, ठीक है। तो ये 5 तो कांस्टेंट था, इसको तो रहने दो, मान लो इतना ही अपने पास, ठीक है। तो इसका अवकलन देखो कितना होगा, अक्स स्क्वायर है, ठीक है। फॉर्मूले के बेस पे देखना चाहो तो जैसे n का मान कितना है, 2 है, तो पहले तो 2 आ गया, ठीक है, फिर अक्स आ गया, फिर 2 में से 1 कम कर दो, यानी 2 में से 1 माइनस कर दिया, यानी इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ में आई। ये तीसरा फॉर्मूला अपने पास है कि कोई पावर है अपने और उस पावर का अवकलन कितना होगा, ठीक है, तो आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट अपन बात करें, चौथी बात अपने पास है कि यदि कोई भी फंक्शन आपको, जैसे मान लो 2 फंक्शन देती है, अभी अपन ये फंक्शन लिखाते हैं f(x) इक्वल्स में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, जैसे मान लो ये है, यानी एक योग के रूप में आपको कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, मान लेते हैं dy dx, और फलन आपको दीजिए, एक तो fx मान लेते हैं और एक आपके पास मान लो gx, 2 फलन है, ठीक है। ये हो गए ना 3 पार्टीशियल कोड, ठीक है। तो इसका अवकलन करते टाइम, यानी इसको कैसे लिखोगे, दोनों को अलग अलग, dy dx fx प्लस dy dx gx, ठीक है, यानी दोनों का अलग अलग आपको अवकलन करना होगा। जैसे मान लो अपने पास ये फंक्शन था, इसको लिख के देखें अपन, तो देखो dy dx कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 7, यही है। अवकलन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, dy dx 3x स्क्वायर प्लस dy dx 2x प्लस dy dx 7 लिख दिया, यानी ये फॉर्मूला काम में आ गया। देखो जो अपने बात लिखी है वो हो गई। दूसरी बात देखो, अवकलन और करते हैं इसका 3, पहले तो देखो इसमें 3 कांस्टेंट है, यानी दूसरा फॉर्मूला काम में आ रहा है, 3 को तो कहां ले आओ, बाहर है, तो 3 बार आ गया, क्या बचा, dy dx x स्क्वायर प्लस, इसमें भी 2 कांस्टेंट है, 2 को भी बाहर ले आओ, dxy dx, ठीक है, प्लस d 7 है, 7 एक कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट राशि का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब देखो 3 तो है इंटू x स्क्वायर का क्या बनेगा, x की पावर n से करेंगे, ठीक है, n की जगह कितना है, 2, तो पहले तो पावर है उसको पहले ले आओ, यानी 2, फिर x ऐसा कैसा, और पावर में से 1 कम कर दो, यानी 2 में से 1 कम कर दिया, तो कितना बचा, 1, यानी क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस 2। देखो अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ऊपर भी dx हो गया, नीचे भी dx हो गया, दोनों को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे कैंसिल तो कर दोगे, बात तो ठीक है, आंसर भी वही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। ये तो सीधा सीधा दिख रहा तो कर दोगे, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो गए। वही जैसे मान लो अक्स स्क्वायर में हो, अक्स की पावर 4 हो और dx की पावर 4/dx हो, तो एक अक्स से एक अक्स काट दो तो अक्स की क्यूब बसा दोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आप काटने की बजाय देखो इसको, अपने पास ये जो है डी अक्स अपॉन में dx, यानी एक्चुअल ऐसे लिखते हैं अपन इसको। ठीक है, देखो इसका अवकलन कितना होगा, कैंसिल करके देखो तो ये क्या आएगा, अवकलन भी एक ही होता है इसका, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अक्स की पावर n, यानी अक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो पहले तो पावर को लिखो, लिख दिया, अक्स पावर में से 1 कम कर दो, 1 माइनस 1 बन जाएगा, यानी 1 अक्स की पावर कितना हुआ, 0। ठीक है, और आपको पता है कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखना इस फैक्ट को कि कोई भी संख्या है उसकी यदि पावर, जैसे मान लो आपके पास आ गया कि 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 है तो भी उसका मान 1 होगा, 8 की पावर 0 है तो भी 1 होगा, 7 की पावर 0, यानी कोई भी हो सकती है, 100 की पावर 0 है तो भी 1 मान होगा, यानी किसी भी संख्या की पावर यदि 0 लगी है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये बात हो गई अपनी। तो इसके लिए कितना बनेगा, देखो इंटू 1 और प्लस में 0, यानी इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 3 2 6x प्लस 2, ये आएगा किसका अवकलन। यानी अभी तक अपन ने 4 फॉर्मूले लिखे थे, चारों फॉर्मूले इस एग्जांपल में अपने काम में आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई 4 बातें। अगली बात अपन देखते हैं कि यदि जैसे मान लो 2 फ्रैक्शन आपको दिए थे और दोनों फ्रैक्शन ये तो किसमें थे, जोड़ में थे, एड में थे, यदि दोनों किसमें हो, गुणा में हो, तो इसका मान कितना होगा, तो देखिए d/dx और किसमें हो, fx इंटू gx। यदि ऐसा लिखा हो तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसका अवकलन करने के लिए क्या करना होगा अपने को, पहले तो एक को क्या मानो कांस्टेंट और दूसरे का क्या कर दो, अवकलन कर दो। ठीक है, यानी fx तो मान लिया कांस्टेंट एक बार तो, है ना, और d/dx अवकलन किसका हो जाएगा, gx का। ठीक है, यानी पहला कांस्टेंट दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का अवकलन। अब इसका अवकलन कर दिया तो इसको कांस्टेंट मान लो और पहले का क्या कर दो, अवकलन कर दो। ठीक है, जो बातें पढ़ा रहा हूं देखो एक बार में सारी बातें समझ में, क्योंकि आपके लिए नहीं है, आपको दूसरा चैप्टर है 11th क्लास में, उस चैप्टर में आपको मिल भी जाएंगी कि ये फॉर्मूले कुछ महत्वपूर्ण संक्रियाएं हैं। ये मैं सबसे पहले आपको किस लिए करवा रहा हूं, इसी बेस पे कि एक बार आप फॉर्मूले ध्यान कर लोगे, ठीक है ना, एक नई नई चेष्टा है, नई नई चेष्टा में सारे फॉर्मूले यदि याद हो गए तो अपने पूरी फिजिक्स की समस्याएं हैं वो आदि तो यहीं पे सोल्व हो गई कि फॉर्मूले अपने सारे याद हो गए। यानी बहुत सी जगह बहुत से डेरिवेशन अपन करेंगे तो अपने फॉर्मूले काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को यदि एक बार आपकी वीडियो में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लो, दोबारा भी समझ में नहीं आए तो तीसरी बार देख लो और आसानी से इनको समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई 5। अगली बात करें अपन, ये तो इसकी मुख्य मुख्य बातें, ठीक है ना, ये मुख्य बातें तो आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब देखो इसके अलावा छठी बात करें अपन कि जैसे मान लो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन है, कोस है, टेन है, ये तो इनके अवकलन कितने होते हैं, तो इनके लिए फॉर्मूले निश्चित हैं, इनका अवकलन ये होगा, इसका अवकलन ये होगा, फॉर्मूले निश्चित है। तो ये आपको ध्यान में क्लियर रखने हैं। जैसे मान लो देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं d/dx और आपको फलन दे रखा है sin x। ठीक है, तो sin x का अवकलन कितना होगा, ध्यान में रखना, कितना होता है, cos x होता है। ठीक है, sin x का क्या हो जाएगा,
कोस अक्स। यदि मान लो इसी में आपको ऐसा कहते कि जो अपन ने देखो कांस्टेंट की एक बात की थी, वहां पे कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट दो जगह हो सकता है इस साइन एक्स में। एक तो कांस्टेंट यहां पर हो सकता है, एक कांस्टेंट यहां पर भी हो सकता है, मान लो यहां पे नहीं और यहां पे हो, ठीक है। तो इनका देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, जैसे मान लो एक बार अपन लिखें ए साइन एक्स, ठीक है, यानी कांस्टेंट इसके गुणा में है, तो इस कांस्टेंट ये तो बाहर आ जाएगा, वही पहले वाला फॉर्मूला अपने काम में आ रहा है, और साथ में कितना हो जाएगा साइन एक्स, साइन का हाँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। और यदि मान लो ये कांस्टेंट यहां पे नहीं होके आपको ऐसा कह दें कि साइन ए एक्स, यानी कांस्टेंट किसके साथ में लगा दिया, एंगल के साथ में कांस्टेंट लगा दिया, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, कांस्टेंट है वो तो बाहर, उसको पहले लिखो, ठीक है। और साइन ए एक्स से देखो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, अब ये भी मत कर देना कि साइन ए एक्स में से कांस्टेंट बाहर निकाल दिया तो आगे साइन एक्स ही बचा, ए साइन एक्स, और साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, ए कोस एक्स। ऐसा मत करना, साइन का अवकलन तो कोस ही होगा, लेकिन इस फलन को साथ में छोड़ना नहीं है आपको, यानी कितना हो जाएगा ए कोस और ए एक्स, ठीक है। यानी इसके साथ में, इसके एंगल के साथ में कोई कांस्टेंट है तो वो गुणा में अवकलन में पहले आ जाता है, और उसके साथ में वैल्यू कितनी आती है, कोस एक्स बन जाएगा उसका अवकलन, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट में, यदि आपको फलन दे रखा है, वो दे दिया आपको कोस एक्स, ठीक है। ये देखो दो चीजें है ना, साइन का कोस, कोस का साइन, ठीक है, साइन का कोस है तो कोस का भी साइन ही होगा, इसका अवकलन क्या होगा, साइन एक्स होगा। फर्क कितना सा होगा कि साइन का अवकलन है वो कोस एक्स, और कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। इनके समाकलन की भी बात करेंगे तो समाकलन में भी यही होता है, साइन का कोस और कोस का साइन होता है। फर्क इतना वहां पे इतना होगा कि साइन का समाकलन वो माइनस कोस हो जाएगा, ठीक है, और कोस का वो साइन हो जाएगा, ठीक है, यानी जस्ट इनका उल्टा होगा, ठीक है। इसमें भी यदि कांस्टेंट लगा है तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी, कोस ए एक्स लगा है तो माइनस साइन तो आना ही आना है, और ए है कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो, कोस का अवकलन क्या होता है साइन, तो साइन और एंगल कितना आपके पास ए एक्स, तो एंगल आ गया ए एक्स, ठीक है। ये बात हो गई अपनी साइन और कोस की। एक अपने पास टेन की बात और कर लेते हैं अपन। टेन के लिए कितना है, जैसे मान लो अपने पास फॉर्मूला दे दिया डी बाई डी एक्स टेन एक्स, ठीक है, तो टेन का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। यदि इसमें भी वही कांस्टेंट लगा हो तो कांस्टेंट के लिए वैल्यू कितनी होगी, टेन ए एक्स मान लो लगा है, ठीक है, तो इसमें ए कांस्टेंट यानी पहले बाहर निकाल दो, और सेक स्क्वायर टेन एक्स का बनेगा, ठीक है, और एंगल जितना है वो एज इट इज लगा दो, यानी क्या बन जाएगा ए सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन, जैसे मान लो e की पावर में कोई फॉर्मूला हो अपने पास कि e की पावर में वैल्यू उसका फॉर्मूला कितना होगा, यानी एक्सपोनेंशियल कोई वैल्यू आपको दे दे e की पावर x, इसका अवकलन यदि आपको करना हो तो कितना हो जाएगा, e की पावर x का सेम रहता है कितना, e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। यदि इसके साथ आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दे डी बाई डी एक्स, और e की पावर आपको दे दे ए एक्स, तो इसका अवकलन कितना होगा, इसमें भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल दो, यानी a बाहर आ गया, और e की पावर जितना मान है वो भी एज इट इज आएगा, ठीक है, e की पावर ए एक्स, ठीक है। इसके अलावा मान लो अपने पास लॉग में कोई वैल्यू दे रखी हो डी बाई डी एक्स, और आपको वैल्यू दे दे लॉग ई बेस में एक्स, ठीक है, तो इसका अवकलन कितना होता है 1/x, ठीक है, 1/x, यानी इतने से लगभग फॉर्मूले अपने आ गए। ये अवकलन के इतने से फॉर्मूले हैं, इनको समझना,
याद करने हैं फॉर्मूले आपको। 14 फॉर्मूले, कोई एक आधा और होगा, लगभग मेरे अकॉर्डिंग सभी आ गए। ठीक है, फिर भी कोई यदि रह गया हो, कोई अपन एग्जाम्पल करेंगे इसको, इनको समझने के लिए, तो कोई फॉर्मूला और नया काम में आएगा तो वो आपको बता देंगे। बाकी लगभग फॉर्मूले आपके यही हैं। ठीक है ना, तो इनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना। एक बार में देखो नया नया काम अपने पास फिजिक्स है, यानी भौतिक परिघटनाओं से संबंधित ज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान। एक फिजिक्स अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिक्स की जो मेन जड़ें हैं, सबसे पहले उन जड़ों को अपन पकड़े। ठीक है, ये पकड़ने आएंगी, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अन्यथा मैं भी शुरू करने वाला था, चैप्टर ही शुरू करते हैं, लेकिन नहीं, उस चैप्टर से पहले कुछ बेसिक नॉलेज, और बेसिक नॉलेज में जैसे अवकलन का और समाकलन है, उसके अलावा अपन कुछ बेसिक फिजिक्स के बारे में जानेंगे। तो एक वीडियो लगभग बेसिक फिजिक्स का बनेगा और 2 वीडियो ये लगभग इन फॉर्मूलाज के बनेंगे। उसके बाद अपन अपने सिलेबस पे आते हैं। ठीक है ना, तो इनको देखना। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग चर्चा करेंगे इनको समझने के लिए इनके एग्जाम्पल। बाकी इन फॉर्मूलों को देखकर, इनको समझकर आप अपनी बुक में सेकंड चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर में आपको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उन एग्जाम्पल को आप सोल्व करने का प्रयास भी करना इन फॉर्मूलों की सहायता से। ठीक है, आज के लिए बहुत इतना, धन्यवाद।